हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जैसे कि हम सबको पता है कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक विल्सन के साइंटिफिक थ्योरीज प्रिंसिपल कि हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे और एफडब्ल्यू टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उनमें क्या फर्क है। इसके लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेडरिक विल्सन के साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ थ्योरी की साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ थ्योरी होता क्या है करके। साइंटिफिक प्रिंसिपल पढ़ने के पहले ही आपकी लास्ट क्लास का डाउट था कि अथॉरिटी का मतलब यदि ऑर्डर गिवर होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब वर्क डन होता है तो एक ही पर्सन के पास वो कैसे आता है। तो ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि अथॉरिटी का मतलब ऑर्डर गिवर नहीं होता है, अथॉरिटी का मतलब ऑर्डर मेकर होता है, यानी ऑर्डर देने वाला। अथॉरिटी मतलब ऑर्डर देने वाला नहीं, ऑर्डर देने का अधिकार। फर्क है। गिवर यानी एक इंसान हो गया, लेकिन अथॉरिटी का मतलब क्या है? अथॉरिटी का मतलब अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी। अथॉरिटी का मतलब यदि अधिकार है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यदि जिम्मेदारियां है, तो जिस इंसान के पास अधिकार है उसी के पास वो जिम्मेदारी रहनी चाहिए। इसलिए उससे बोला गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मूव साइड बाय साइड, यानी जिस इंसान के पास अथॉरिटी रहती है, अधिकार रहते हैं, उस अधिकारों का गलत इस्तेमाल हुआ तो उस गलत इस्तेमाल की जिम्मेदारी भी उसी की रहेगी, कोई दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। जिसकी समझिए ना, अगर हमने प्रधानमंत्री को अथॉरिटी दी है कि देश के लिए वो किसी भी तरीके का निर्णय ले सकते हैं, तो अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की रहेगी ना। ऐसा होगा क्या कि अधिकार उनके और गलती किसी और के सर पे मंड देंगे। हाँ, पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, करता कोई और है, ब्लेम किसी और के नाम पे आता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता। जिसकी मैं आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कलेक्टर का, अगर आप वो क्लास देखे हो तो, कि अगर कलेक्टर के पास वर्धा डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी रहती है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कुछ गलत होने के कारण अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों उसी के पास रहती है। इसलिए वो एक ही इंसान के पास रहती है, अलग अलग इंसान के पास नहीं रहती है। ये हमारा आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टेलॉर्स ने दिए हैं। ये सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको पता रहना चाहिए कि साइंटिफिक प्रिंसिपल टेलॉर्स ने दिए हैं। उन्होंने मैकेनिस्ट के तौर पे अपना करियर स्टार्ट किया था और बाद में फिर वो एक चीफ इंजीनियर की पोस्ट तक पहुंचे। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच डिसाइड किया और उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। याद रखिए, हेनरी फ्योल इज अ फादर ऑफ मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट, एंड एफडब्ल्यू टेलर इज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दोनों को फादर का ही दर्जा दिया गया है, दोनों को क्रिएटर का दर्जा दिया गया है, लेकिन एक को साइंटिफिक मैनेजमेंट का और एक को मॉडर्न मैनेजमेंट का। टेलर मैनेजेस थ्योरी ऑन द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। टेलर का बोलना है कि हर चीज साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, साइंटिफिक कंसिस्ट मैनेजमेंट रहना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से ही सारे रूल रेगुलेशंस डिसाइड होने चाहिए ताकि हर काम को एक सिस्टमैटिक तरीके से किया जा सके, बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर। यानी हर काम को करने के यदि हेनरी फ्योल क्या टेलर क्या बोल रहे हैं कि हर काम को करने के 4 तरीके हैं, तो साइंटिफिकली ये पता करो एनालिसिस करके कि 4 में से सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता तरीका कौन सा है, उसी को चूज करो। तो उसी के बेसिस पे एफडब्ल्यू टेलर ने 6 प्रिंसिपल दिए हैं जो हम 6 बारी बारी से पढ़ेंगे। सो ही इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एफडब्ल्यू टेलर, साइंटिफिक नॉट थंब रूल। साइंटिफिक नॉट थंब रूल का मतलब क्या है कि जो भी डिसीजन होंगे वो साइंटिफिक तरीके से होंगे, थंब रूल बेसिस पे करके देख लेते हैं ना क्या होगा बाद में, तो इस तरीके से कोई भी डिसीजन लिया नहीं जाता है। जिसके हम कॉमन पब्लिक ले लेती है ना, करके देखेंगे फिर सोचेंगे क्या होता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट पहले सोचो फिर करो। देखिए क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंसी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए थंब रूल बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए जाने चाहिए। जो थंब रूल वाला प्रिंसिपल है उसे रिड्यूस करना चाहिए। थंब रूल प्रिंसिपल यानी पहले डिसीजन ले लो, देखा जाएगा बात की बात क्या होगा, तो ऐसे डिसीजन लिए नहीं जाने चाहिए। विद द मेथड ऑफ डेवलपिंग थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क, हर चीज का एक साइंटिफिक एनालिसिस रहना चाहिए, साइंटिफिक स्टडी रहनी चाहिए और उसी के बाद में डिसीजन लिए जाने चाहिए। रूल्स ऑफ थंब डिसीजन आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजर। थंब रूल का मतलब क्या होता है? पर्सनल जजमेंट, आपको जैसा सही लगता है वैसा करो, लेकिन आपको जैसा सही लगता है वो हर बार सही होगा ऐसा जरूरी
नहीं है। कई बार आपको जो लग रहा है वो गलत भी हो सकता है, इसलिए पहले उसका साइंटिफिक तरीका चूज करो एंड नॉट ट्रायल एंड एरर मेथड। पहले करो, गलतियां होंगी, फिर सुधारो, फिर गलतियां होंगी। यानी हेनरी एफडब्ल्यू टेलर का बोलना है कि गलतियों से सीखने से बेहतर है कि पहले साइंटिफिक तरीके से उसकी पूरी स्टडी करो और उसके बाद में डिसाइड करो कि करना क्या है, जिसके कारण से आपकी एनर्जी भी बचेगी, आपका टाइम भी बचेगा और आप बड़ी आसानी से सारी चीजों को समझ भी सकोगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए क्या है, harmony not discord. According to this principle there should be harmony between employees and management. This coordinate between maximizing conflict between them. क्या बोला है, coordination रहना चाहिए, proper balance रहना चाहिए मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के बीच में, ताकि किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी तरीके की डिस्प्यूट क्रिएट ना हो सके। ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन ने ये सोचना चाहिए कि एम्प्लॉय का भला कैसे कर सकूं, और एम्प्लॉय ने ये चीज सोचना चाहिए कि हम हमारे कंपनी के भला कैसे कर सकें। दोनों ने एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, चाहे फिर वो एम्प्लॉय हो चाहे फिर वो मैनेजमेंट हो। मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल रिवॉल्यूशन के बारे में देखिए टेलर ने क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन, दिस इज द प्रिंसिपल फोर्स ऑन चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय। देखो, मैं आपको बोल रहा हूं पढ़ो 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 पढ़ो, आप पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ोगे। आप तभी पढ़ोगे जब आपको खुद को लगेगा कि पढ़ना चाहिए। तो ये वही है मेंटल रिवॉल्यूशन, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। बोलते हैं जब तक आपको खुद एहसास नहीं होगा कि पढ़ना चाहिए तब तक कि आप नहीं पढ़ोगे। उसी तरीके से एम्प्लॉय को जब तक कि ये नहीं लगता कि काम करना चाहिए वो काम नहीं करेगा। तो मेंटल रिवॉल्यूशन, आपका एटीट्यूड चेंज करना, जो निगेटिव एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव में बदलना ताकि आप और ज्यादा अच्छे से काम कर सको, उसे मेंटल रिवॉल्यूशन बोला जाता है। इक्वल इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, दे शुड गिव फुल कोऑपरेशन फॉर अचीविंग goals of the organization. This will increase productivity of the profit. मन से काम करोगे तो ज्यादा करोगे, जबरदस्ती काम करोगे तो कम करोगे। इसके लिए मेंटल रिवॉल्यूशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप खुद सही और गलत का फर्क समझ सको। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, वो जो प्रिंसिपल था ना, हमने हेनरी फ्योल में एक प्रिंसिपल पढ़े थे, ग्रुप इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कम इंपॉर्टेंट देना चाहिए, यदि याद हो तो। सेम उसी तरीके का एक प्रिंसिपल है। दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन वर्कफोर्स मैनेजमेंट। ड्यू टू कोऑपरेशन ट्रस्ट इन स्पिरिट विल बी इंक्रीजेस, और एक हेल्थी एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा और उस हेल्थी एनवायरनमेंट में आप काम कर सकोगे। मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसीडर द सजेशन गिवन बाय द एम्प्लॉयज एंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हर डिसीजन लेते समय मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय से पूछकर निर्णय लेना चाहिए और सबने एक साथ टीम वर्क में एक साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। क्यों? देयर शुड बी ट्रीटेड एज अ टू पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय और मैनेजमेंट दोनों के भरोसे चलती है, किसी एक के भरोसे नहीं, इसलिए उन दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए और इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ हर किसी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं पढ़ा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक के सर पे पूरी की पूरी नहीं देनी चाहिए, जिम्मेदारियों को बांटा जाना चाहिए डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट में। डिवीजन ऑफ वर्क में पढ़ा है, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड ऑलवेज बी अकम्प्लिश विद अ गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन देम। देखिए ये जो 3-4 पॉइंट है ये पहले हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल से ही मिलते जुलते पॉइंट है, तो अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो ये आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलता है कि प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए और वर्क के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रॉपर बांटी जानी चाहिए मैनेजमेंट में और एम्प्लॉयमेंट में। मेजर प्लानिंग किसके हाथ में रहनी चाहिए? टॉप लेवल में, यानी सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है। और मिडल लेवल मैनेजमेंट और अथॉरिटीज ने लोअर प्लानिंग की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, यानी ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है। मतलब मेन प्लान टॉप लेवल बनाएगा और जो छोटे छोटे हैं वो डिसेंट्रलाइज कर देंगे कि अपने अपने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आप खुद उठाओ। By the supervisor and the manager should always help and encourage to guide. It help to perform the best responsibility. आपका काम करने के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये लास्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ employer and employee for great efficiency and maximum prosperity.
Best performance of the organization always depend on the skills and capabilities of their employee and thinking. आपकी कंपनी कितनी सक्सेसफुल है ये किसके ऊपर डिपेंडेबल रहेगा? आपके कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स के ऊपर और आपके बॉस के ऊपर कि आपकी एम्प्लॉयमेंट कैसी है। तो इसीलिए बोला है कि दोनों की डेवलपमेंट होना जरूरी है, चाहे वो बॉस रहो चाहे फिर वो एम्प्लॉय रहो। इसलिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की डेवलपमेंट की बात की गई है। एफडब्ल्यू टेलर क्या बोलते हैं कि सिर्फ वर्कर को डेवलपमेंट पे ध्यान मत देने लो, खुद भी डेवलप हो, क्योंकि अगर बॉस डेवलप होगा तो अपने आप सारी चीजें डेवलप होंगी। दे प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम टू द एम्प्लॉय व्हेनेवर रिक्वायर्ड। समय समय पर आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाना, आपको ट्रेनिंग पे भेजना, आपको डेवलपमेंट करवाना। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये चीज सबसे ज्यादा काम आती है। ईच एम्प्लॉय शुड बी गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू ग्रेटर इफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। हर किसी को इक्वल इंपॉर्टेंट मिलना चाहिए ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके। होप आपको ये 6 पॉइंट समझ में आए होंगे। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो आप इस सारे चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए और यदि कोई भी डाउट रहता है तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू।